Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about international business environment और इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें पहला एलिमेंट हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पहले डिस्कस किया। उसके बाद में हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अभी हम जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट, ये जो कंसेप्ट है ये आज हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके बाद जो हम लीगल एनवायरनमेंट शुरू करने वाले हैं, तो लीगल एनवायरनमेंट में कौन कौन से जो हम कंटेंट्स है, कौन कौन सी एलिमेंट्स हमको स्टडी करना है। तो लीगल एनवायरनमेंट देख लेते हैं। इसके पहले हमने जस्ट देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके मीनिंग देख लिया। अभी तक हमने इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है वो स्टडी कर लिया है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया है, कल्चरल एनवायरनमेंट स्टडी कर लिया है। और हमने देखा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो इंटरनेशनल बिजनेस पर इफेक्ट होता है, उसी प्रकार से पॉलिटिकल का भी इफेक्ट होता है, उसी प्रकार कल्चरल एनवायरनमेंट का भी इंटरनेशनल बिजनेस में इन्फ्लुएंस होता है, उसका इफेक्ट होता है। तो जैसे इन तीनों का इफेक्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस पे, वैसे ही लीगल एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट होता है किस इंटरनेशनल बिजनेस के डिस्कशन में। तो वो लीगल जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या है और किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल बिजनेस के समय, ये हमको आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं लीगल एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल बिजनेस की हम जब भी बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये दो कंट्रीज़ हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और ये कोई दूसरा कंट्री है। अब इंडिया में जो रूल्स रेगुलेशन, जो लीगल फ्रेमवर्क है वो अलग रहेगा और दूसरे कंट्री का अलग रहेगा। तो जिस भी देश के साथ में, जिस भी फॉरेन कंट्री के साथ में हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, उस देश का लीगल एनवायरनमेंट कैसा है ये भी मुझे साथ में स्टडी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस देश में जो भी नियम कायदे हैं उस नियम कायदों को पूरी तरीके से मुझे फॉलो करना आवश्यक रहेगा। साथ में ही हमारे जो होम कंट्री है, ये होम कंट्री में किस प्रकार के नियम कायदे हैं ये इंटरनेशनल बिजनेस करते समय, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि लीगल एनवायरनमेंट में मुझे कौन कौन से जो लीगल है, कौन कौन से जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस पर। सबसे पहले लॉज रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये एक फॉरेन कंट्री है, ये एक इंडिया है, एक कंट्री है। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे इस फॉरेन कंट्री में कोई पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करना है या कोई कंपनी शुरू करना है, तो ऑब्वियसली इंडिया के पार्टनरशिप के नियम और इंडिया के जो कंपनीज एक्ट के नियम भी इंडिया में लागू रहेंगे। अगर मुझे फॉरेन कंट्री में शुरू करना है तो वहाँ के पार्टनरशिप के नियम, वहाँ के कंपनीज एक्ट में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा वो मुझे जानना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे चालू कहाँ पे करना है, स्टार्ट कहाँ पे करना है, फॉरेन कंट्री में। तो वहाँ पर कौन से रूल्स है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की, सोल ट्रेडिंग चालू करना है, पार्टनरशिप चालू करना है, कंपनी चालू करना है, तो प्राइवेट लिमिटेड बाय शेयर रहेंगे या लिमिटेड बाय गारंटी रहेगा, तो किस प्रकार की कंपनी के लिए किस प्रकार के नियम फॉरेन कंट्री में है ये मुझे पहले स्टडी करना आवश्यक रहेगा, कि उसके बाद ही मैं यहाँ पर फॉरेन कंट्री में बिजनेस कर पाऊंगा। देन रूल्स रिगार्डिंग वर्कर एंड एम्प्लॉयज, ये सबसे मेन है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए वर्कर्स को हम कहते हैं लिविंग असेट्स होती है किसी भी कंपनी की। तो उसके लिए हर देश में जो नियम कायदे रहते हैं, रूल्स, एक्ट्स, प्रोविजन सब अलग अलग रहते हैं हर देश में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में वर्कर के बारे में मिनिमम वेजेस एक्ट अलग रहेगा, फैक्ट्रीज एक्ट अलग रहेगा, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट है इंडिया में, देन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट है, बोनस एक्ट है, ऐसे बहुत सारे एक्ट इंडिया में हैं। लेकिन अगर मुझे फॉरेन कंट्री में शुरू करना है कोई बिजनेस, तो फॉरेन कंट्री में वर्कर के रिलेशन में कौन से बिजनेस, मतलब कौन से लॉस हैं, कौन से एक्ट है, वो मुझे स्टडी करना आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि जब तक मैं वर्कर, क्योंकि बिना वर्कर के तो काम नहीं हो सकता, वर्कर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो उसके बारे में क्या नियम है, क्या उनको वर्किंग कंडीशन देना पड़ेगा, क्या उनको वेजेस, मिनिमम वेजेस कितना मुझे देना पड़ेगा, कौन सी वर्किंग कंडीशन रहेगी, अगर फैक्ट्री स्टार्ट करना है तो फैक्ट्री के बारे में कौन सी नियम वहाँ पर है, वर्कर को अगर परक्यूजिट देना है, कुछ वेलफेयर फैसिलिटी देना है तो उसके बारे में कौन से नियम है। तो ये सब जो रूल्स है, ये रूल्स उस फॉरेन कंट्री में वर्कर के रिलेशन में कौन से है ये मुझे स्टडी करना आवश्यक है, तो ही मैं फॉरेन कंट्री में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। देन लॉज रिलेटिंग टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के बारे में हर कंट्री में लॉज थोड़े से डिफर हो सकते हैं।
तो कई जगह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, कहीं पर थोड़ा सा लिबरल होगा। तो उसके अगर मैं फॉरेन कंट्री में डील कर रहा हूँ तो उस कंट्री में कंज्यूमर के रिलेशन में कितने लॉज हैं, किस प्रकार के लॉज है, वो बहुत स्ट्रिंजेंट है क्या, बहुत स्ट्रिक्ट है क्या, क्योंकि फॉरेन कंट्री में कंज्यूमर के जो एक्ट्स होते हैं या कोई भी लीगल प्रोविजंस होती है वो बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होती है एज कम्पेयर टू सब। अगर आप एशियन कंट्री देखोगे तो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन उतना स्ट्रिक्ट या उतना उसमें ये नहीं रहता, स्पीडीली नहीं होता। लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर आप देखोगे तो कोई भी लीगल जो उनकी सिस्टम चलती है बहुत फास्ट चलती है और पेनल्टीज बहुत ज़बरदस्त होती है। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि वर्कर के रिलेशन में जिस प्रकार के नियम है तो कंज्यूमर के रिलेशन में कौन से नियम है, क्योंकि कंज्यूमर अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में अगेंस्ट में कोई कोर्ट में जाता है तो आपको कितनी हैवी पेनल्टी लग सकती है, ये भी मुझे जानना ज़रूरी है। क्योंकि अकॉर्डिंगली फिर मुझे पूरी पॉलिसीज बनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी फॉरेन कंट्री में इतनी पेनल्टी रहती है कि वो कंपनी कभी कभी बियर नहीं कर पाती, वो कंपनी को इतना लॉस होता है कि उसको उभरने के लिए बहुत समय लगता है। तो कंज्यूमर के बारे में बहुत से जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत लोग अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में, अपने इसके बारे में। तो उस कंज्यूमर को किस प्रकार के राइट्स वहाँ पर दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के उस फॉरेन कंट्री में, ये भी जानना ज़रूरी है। देन रूल्स रिगार्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट। जो कंपनी अगर आप फॉरेन कंट्री में शुरू कर रहे हैं तो उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। ऑब्वियसली इंडिया में कॉर्पोरेशन टैक्स है तो उसका रेट अलग रहेगा, फॉरेन कंट्री में अगर आपको ये करना है तो उसका रेट थोड़ा सा अलग रहेगा। तो टैक्सेशन के प्रॉफिट के बारे में क्या नियम रहेंगे ये भी मुझे जानना ज़रूरी है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस प्रकार से रहेगा, कौन सी एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, डिप्रिसिएशन कितना अलाउड है, देन टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। तो हर देश के कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग होंगे, तो फॉरेन कंट्री में कौन से टैक्स के बारे में, प्रॉफिट के बारे में नियम है वो मुझे जानना ज़रूरी है। तो ये भी मेरे बिजनेस पर असर डालेगा। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा है तो बिजनेस करना उतना आसान नहीं होगा। जैसे वर्कर के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट नियम अगर होंगे तो वहाँ पर भी जो कंपनी चलाना उतना आसान नहीं होगा। कंज्यूमर के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट नियम होंगे तो वहाँ पर मुझे बहुत अपने क्वालिटी के प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा। लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई फॉरेन कंट्री में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ सकते हैं, सप्लायर के साथ में या और किसी एजेंसी के साथ में। तो कॉन्ट्रैक्ट के नियम कौन से होते हैं, किस प्रकार से फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है, तो ये सब जो प्रोविजंस है मुझे जानना बहुत आवश्यक हो जाएगा। तो वो भी मेरे बिजनेस पर असर डालते हैं। देन इमिग्रेशन लॉ। इमिग्रेशन लॉ मतलब अगर कोई दूसरे कंट्री में जाता है तो उसको किस प्रकार के कितने दिन वो रह सकता है, कितने दिन तक उसको वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब फॉर्मेलिटी जो रहती है उसके बारे में कौन से नियम हैं, कौन से कायदे हैं, ठीक है, ये भी मुझे जानना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस पर। देन लॉज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनीज और सपोर्ट होम कंट्री बिजनेसेस। और जैसे फॉर एग्जांपल कि ये फॉरेन कंट्री है, ठीक है, इस फॉरेन कंट्री में अगर कोई बाहर का फॉर एग्जांपल देश बिजनेस करना चाहता है तो ऐसे में उस कंट्री के पास वहाँ की गवर्नमेंट ऑब्वियसली क्या चाहेगी कि उस देश में जो भी कंपनियाँ हैं उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश की कंपनी अगर है चल रही है तो यहीं के लोगों को काम मिलेगा, यहाँ पर जीडीपी बढ़ेगा। तो वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि वहाँ के जो कंपनियाँ हैं वो प्रोटेक्ट हो, वहाँ का बिजनेस प्रोटेक्ट हो। तो ऐसे में अगर कोई बाहर से आके बिजनेस करना चाहता है तो कंपटीशन बढ़ जाएगी। तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितना प्रोटेक्ट कर रही है वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि जितना वो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेगी उतना मेरे लिए बिजनेस करना, बाहर से कोई व्यक्ति आके वहाँ पर बिजनेस करना आसान नहीं होगा। तो वो कितना सपोर्ट है वहाँ की होम इंडस्ट्री को, वहाँ की गवर्नमेंट का, कितने उनको सब्सिडीज़ मिल रही है, कितने उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, ये भी इस पर भी मेरे जो इंटरनेशनल बिजनेस है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। लॉज रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट। जैसे हर कंट्री में शेयर मार्केट होता है तो शेयर मार्केट कितना डेवलप है, वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना है या इस प्रकार से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किस प्रकार से वहाँ पर नियम रहेंगे, कितना बेनिफिट मिलेगा, ये भी मुझे स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस पे। क्योंकि हम केवल प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहती है। तो इन्वेस्टमेंट के समय ये हमें देखना ज़रूरी होता है सिक्योरिटी मार्केट। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितने नियम रहते हैं, कितनी फॉर्मेलिटी रहती है, ये सब स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है। जितने ज़्यादा नियम ज़्यादा होंगे, फॉर्मेलिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा चार्जेस
लीगल फीस ज़्यादा होगी, उतने वहाँ पर बिजनेस करना किसी भी तरीके से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देन लॉज रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो इस प्रकार से हर देश में आज एनवायरनमेंट के प्रति गवर्नमेंट भी अवेयर हो चुकी है, वहाँ के जो लोकल जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स या वहाँ के एक जनरल पब्लिक भी अवेयर हो चुकी है एनवायरनमेंट के लिए। सो ऑब्वियसली कि एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए कौन से नियम है उस देश में, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए कौन से नियम है, सॉइल पोल्यूशन। तो इस प्रकार से पोल्यूशन को रोकने के लिए उस देश में किस प्रकार के नियम हैं और किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में, यूएस में या यूरोपियन कंट्री में बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए वहाँ के लोग अवेयर हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए। सो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री शुरू करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार के आपको वहाँ पर अपने प्लांट में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट वाटर अगर कोई वेस्ट निकल रहा है आपके फैक्ट्री से तो वहाँ से आप कितने प्रकार के ट्रीट करके आपको पानी वो बाहर ये करना है। तो ये सब आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर देश में उसके नियम अलग होते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के। तो कहीं पर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं पर बहुत इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। तो एशियन कंट्री में अवेयर हो रहे हैं एनवायरनमेंट के प्रति, लेकिन उतने नहीं हैं जितने यूरोपियन कंट्री या जितने यूएस में हैं। तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के उस देश में कौन से नियम हैं। देन लॉज रिलेटिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब जो प्रोडक्ट मैं वहाँ पर बेचना चाहता हूँ फॉरेन कंट्री में, वहाँ पर क्वालिटी के बारे में क्या नॉर्म्स है। आईएसओ के नॉर्म्स जनरली है, यूरोपियन कंट्री में अलग स्टैंडर्ड्स रहते हैं क्वालिटी के मामले में। तो वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्वालिटी थोड़ी भी उनको अगर अप टू द मार्क नहीं मिली तो आपके प्रोडक्ट्स, आपकी कंपनी हमेशा के लिए बैन लग सकता है या बहुत पेनल्टी वहाँ पर लगती है। तो वो जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड वहाँ पर किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी के प्रोडक्ट उनको चाहिए, तो वो भी देखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो ISI मार्क वाला प्रोडक्ट इंडिया में जो है, बाहर में आप देखोगे ISO के अलग अलग सीरीज होती है, यूरोपियन में भी अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये सब क्वालिटी के बारे में बहुत स्टडी करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो क्वालिटी ही आपको वैसे भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के महत्व है कि वैसे भी लॉस के हिसाब से भी वो आवश्यक होती है। देन एक्ट्स रिलेटिंग टू टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हर देश में गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगता है कुछ ना कुछ। तो वहाँ पर अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो किस प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम है इनडायरेक्ट टैक्स के, वो भी स्टडी करना आवश्यक। जैसे इंडिया में GST है या फॉरेन से अगर कोई आती है तो कस्टम ड्यूटी। तो इस प्रकार से वहाँ पर अगर मैं डील कर रहा हूँ तो किस प्रकार से कितने टैक्स लगते हैं, ये भी स्टडी करना आवश्यक है। अगर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए होंगे तो वहाँ पर बिजनेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लग जाएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई प्राइस पर हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट जो बेचना चाहते हो फॉरेन कंट्री में उतने सेल न हो पाए। देन द लॉज रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग, लेबलिंग। हर देश में एडवर्टाइजिंग के नियम अलग होते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री में जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट बच्चे, तो इन्फेंट बच्चों या छोटे बच्चों पर आप एडवर्टाइजमेंट शूट नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट पर एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हो तो एडवर्टाइजमेंट के हर कंट्री में नियम अलग होते हैं, किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट की जाए, कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, कौन सी चीज़ अगेंस्ट लॉ जाती है वहाँ पर, या आप कौन सी चीज़ वहाँ पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये भी स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है। देन लेबल, किसी प्रोडक्ट पे लेबल है तो लेबल पे कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कौन सी भाषा में होनी चाहिए, ठीक है। लेबल का जो फॉन्ट साइज़ है वो सब नियम हर देश के अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ पर होना चाहिए, एक्सपायरी डेट कहाँ पर होना चाहिए, ये हर चीज़ हर देश के अपने अपने नियम होते हैं। तो वो नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। देन एक्ट्स रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो हर देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्टली आजकल हो रहा है। जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें कॉपीराइट अगर कोई प्रोडक्ट है, पेटेंट अगर कुछ है तो उसके बारे में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरा करके ही मैं फॉरेन कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा हेवी पेनल्टी बाहर के देशों में इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वायलेशन पे लगाई जाती है। तो वो स्टडी करना बहुत आसान है। तो जितने भी नियम रहेंगे किसी दूसरे देश के साथ में डील करने के, तो वो सब स्टडी करना बहुत
बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके वो नहीं हो सकता, क्योंकि पेनल्टीज जो है ये बहुत हेवी रहती है, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्री में या आप देखोगे यूएस में, वहाँ पर लीगल कोई वायलेशन होता है तो बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टी रहती है। हो सकता है कि आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो ब्लैक लिस्टेड भी हो जाए। तो इसलिए लीगल जो एनवायरनमेंट है उसका असर बिजनेस पे बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी भी कंट्री के लीगल एक सेटअप को, लीगल फ्रेमवर्क को समझने के लिए जनरली कंपनी क्या करती है, एक लीगल एडवाइज़र की टीम अपॉइंट करती है, और वो टीम ये पूरे पॉइंट्स को स्टडी करती है कि कितने सारे नियमों का पालन हमें करना है, ठीक है, और इसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, और फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना उसमें फॉर्मेलिटी लगने वाली है। तो ये सब के लिए हर कंपनी में एक लीगल टीम रहती है, और उस लीगल टीम का काम ही है कि पूरे नियम कायदे को स्टडी करना और उसमें प्रॉब्लम ना आए इसके लिए पहले ही फॉर्मेलिटी पूरी कर देना, या कुछ माइनर प्रॉब्लम आते भी हैं तो उसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जाए कम से कम समय में। तो ये लीगल टीम जनरली होती है। तो लीगल एनवायरनमेंट को संभालने के लिए लीगल टीम का जो रोल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी तक जो हमने देखे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में, हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पहला एलिमेंट देखा, पॉलिटिकल देखा, कल्चरल देखा, और आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, लीगल एनवायरनमेंट, और किस प्रकार से लीगल एनवायरनमेंट किसी बिजनेस पर इफेक्ट कर सकता है ये भी हमने आज के लेक्चर में देख लिया। क्योंकि ये जितने भी लीगल पॉइंट्स है ये हर पॉइंट उस बिजनेस पर असर डालता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पर रजिस्टर करना है, ये इफेक्ट डालेगा। वर्कर के बारे में नियम है, इंटरनेशनल बिजनेस पे उस पर असर डालेगा। कंज्यूमर के बारे में टैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इमिग्रेशन लॉ, हर जो यहाँ पर पॉइंट है वो उस बिजनेस पर, इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस उस पर अफेक्ट करता है।